सर, ये लिफ्ट खुल क्यों नहीं रही है? अचानक बंद कैसे हो गई? प्रिया की आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। वह लगभग रोने ही वाली हालत में थी। वह और सिद्धार्थ अभी लिफ्ट में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि एक फ्लोर नीचे आते ही लिफ्ट तेज झटके के साथ रुक गई। झटके की वजह से दोनों का संतुलन बिगड़ गया और दोनों गिरते गिरते बचे। लेकिन प्रिया का दिल जैसे वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई और शरीर पसीने से भीगने लगा। वह बुरी तरह डर चुकी थी। उसने घबराकर सामने लगे बटन दबाने शुरू कर दिए, जैसे किसी चमत्कार से दरवाजा खुल जाएगा। सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अचानक ऐसा क्या हो गया? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। होठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो खुद को संभालते हुए शांत आवाज में बोला, मिस प्रिया, प्लीज घबराइए मत। पहले शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। हैंडल को खींचा, किनारों से धक्का दिया, लेकिन साफ समझ आ रहा था कि लिफ्ट में कोई बड़ी टेक्निकल खराबी आ चुकी है। ना दरवाजा खुल रहा था, ना ही लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी। वह बिल्कुल बीच में अटक गई थी। सिद्धार्थ ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा, फिर दोबारा और तेज आवाज में पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर तक आवाज पहुंचने वाला कोई नहीं था। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। असली परेशानी यही थी कि इस वक्त पूरा ऑफिस बिल्कुल खाली हो चुका था। सारे कर्मचारी जा चुके थे। हर कैबिन बंद था। हर फ्लोर सुनसान था और इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ वही दोनों लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे। चौकीदार को पहले ही कहा जा चुका था कि वो ऑफिस बंद करके ताला लगाकर घर चला जाए, इसलिए मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। शायद बिजली चली गई थी और जनरेटर ऑन नहीं हुआ था क्योंकि स्टाफ पहले ही निकल चुका था और किसी ने ये सोचा ही नहीं कि लिफ्ट चेक करना जरूरी है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल लगाने की कोशिश की। कई बार नंबर डायल किया, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा आ रहा था। प्रिया की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। उसकी सांसें और तेज हो गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शरीर में अजीब सी कमकपी हो रही थी। वह बार बार वही सवाल दोहरा रही थी कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब क्या होगा? वे बाहर कैसे निकलेंगे? सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लगता है लाइट चली गई है और जनरेटर नहीं चला, इसलिए लिफ्ट फंस गई है। अब ऑफिस में बस हम दोनों ही बचे हैं, कोई और यहाँ नहीं है। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप अपना फोन दीजिए, शायद उसमें नेटवर्क मिल जाए, किसी को कॉल लग जाए। प्रिया ने कांपते हाथों से पर्स खोला, मोबाइल निकाला और उसके हाथ में दे दिया, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। दोनों फोन बेकार थे। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वह रोते हुए बोली, सर प्लीज किसी तरह दरवाजा खुलवाइए, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। वैसे भी प्रिया को बंद जगहों से बहुत डर लगता था। बंद कमरे, बंद लिफ्ट और चारों तरफ से बंद जगह में उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती थी। उसे लगता था जैसे हवा खत्म हो रही हो, जैसे उसकी सांस रुक रही हो, जैसे वो घुटकर मर जाएगी। यही डर इस वक्त पूरी तरह उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। लिफ्ट के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। हवा भारी लग रही थी, ऑक्सीजन कम महसूस हो रही थी और दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। सिद्धार्थ भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा, टाई की गांठ ढीली की, कॉलर खोल लिया और बार बार लिफ्ट को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगा। कभी दरवाजे को खींचता, कभी किनारों से दबाता, कभी ऊपर की तरफ धक्का देता, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रिया की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें और तेज हो गई थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। उसे चक्कर आने लगे थे।
उसने घुटन के कारण अपना स्कार्फ ढीला कर लिया। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर पसीना देखा, उसकी हालत समझी और बोला, मिस प्रिया, स्कार्फ उतार दीजिए, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। प्रिया ने डर और घबराहट में मना कर दिया और सिर हिला दिया। सिद्धार्थ घबराकर बोला, आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज जिद मत कीजिए, आप और परेशान हो जाएंगी। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो खुद भी बहुत बेचैन था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन प्रिया अब भी स्कार्फ उतारने को तैयार नहीं थी। उसी पल सिद्धार्थ ने बिना देर किए उसके सिर से स्कार्फ हटाया और उसे अपने कोट पर फेंक दिया। प्रिया लगातार रोए जा रही थी। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज किसी भी तरह लिफ्ट खोल दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब उसकी घुटन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। प्रिया की हालत देखकर सिद्धार्थ के अंदर डर और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े। उसने झुंझुलाकर अपना जूता उतारकर लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। फिर वो सारे बटनों पर अपनी मुट्ठी से मारने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी तरह लिफ्ट फिर से चालू हो जाए या दरवाजा खुल जाए। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सांसें तेज चल रही थी और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए, लेकिन इस छोटी सी बंद लिफ्ट में ना तो कोई पंखा चल रहा था और ना ही एसी जिससे थोड़ी भी राहत मिल पाती। बंद लिफ्ट में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की जान निकल रही हो। वो बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, हमारी मदद कीजिए, हम लिफ्ट में फंस गए हैं, कोई है जो मेरी आवाज सुन सके। वह पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि शायद कोई उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल खामोशी। तभी वो पीछे मुड़ा तो देखा कि प्रिया के हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिर चुकी थी और वह लिफ्ट के फर्श पर बैठती चली गई थी। वह तेज तेज सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे सच में उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ के हाथ पांव फूल गए। वह घबराकर बोला, प्रिया, प्रिया, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन प्रिया के होंठ कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी हालत अजीब होती जा रही थी। एक तरफ लिफ्ट बंद होने की परेशानी थी और दूसरी तरफ प्रिया की बिगड़ती हालत। दोनों ने सिद्धार्थ को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसका पसीना लगातार बह रहा था, सांसें भारी हो रही थी और दिमाग काम करना बंद करने लगा था। पास में पानी की एक बोतल तक नहीं थी कि वह उसे पानी पिलाकर थोड़ा आराम दे पाता। वो खुद को बेहद बेबस और हताश महसूस कर रहा था। तभी प्रिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें अजीब सी हो गई थी, जैसे उसकी सांस अब टूट रही हो। सिद्धार्थ पूरी तरह घबरा गया। वह उसके गाल थपथपाने लगा। प्रिया, होश में आओ, प्लीज आंखें खोलो। उसने अपनी शर्ट के और बटन खोल दिए थे, क्योंकि पसीने से भीगने की वजह से उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी और ऊपर से प्रिया की हालत उसे अंदर से तोड़ रही थी। अब प्रिया की आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। सिद्धार्थ घबराकर खड़ा हुआ और लिफ्ट को जोर जोर से पीटने लगा। कोई है, कोई हमारी मदद करें, प्लीज लिफ्ट खोलिए, इस लड़की का दम घुट रहा है, ये मर जाएगी, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। वह कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता और कभी हाथों से पीटता, कभी पूरे शरीर से धक्का देता, लेकिन लोहे का वह दरवाजा इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। अगर लकड़ी का दरवाजा होता या कांच का होता तो शायद वह उसे तोड़ भी देता, लेकिन लोहे के उस बंद डिब्बे जैसे कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। अब तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे प्रिया की सांसें सच में रुक चुकी हो। ओ गॉड, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी।
वह पूरी तरह टूट चुका था। पहले तो सिद्धार्थ ने अपनी पसीने से भीगी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी। उसकी अपनी हालत भी बिगड़ रही थी। सामने बेहोश पड़ी प्रिया को देखकर उसके होश उड़ चुके थे कि कहीं कुछ बहुत गलत ना हो जाए। घबराहट में वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया को दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और उसके चेहरे को थपथपाने लगा। प्रिया प्रिया आंखें खोलो, प्लीज होश में आओ। वह बार बार उसे झंझोर रहा था। कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि प्रिया बहुत ही धीमी और कमजोर सांसें ले रही है, जैसे उसकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती हो। उस पल सिद्धार्थ को समझ आ गया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है। मजबूरी और डर के उस हाल में उसने अपने होठ प्रिया के होठों पर रखे और मुंह से सांस लेकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि इस कोशिश में कब उसने प्रिया के दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया था। उसके दिमाग में कोई गलत सोच नहीं थी, कोई गलत भावना नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। प्रिया का स्कर्फ वो पहले ही हटा चुका था ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके। जिस कदर वो उसके करीब था, उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। उस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ यही थी कि किसी भी तरह वह इस लड़की की जान बचा ले। वह लगातार उसे अपनी सांसें दे रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। बाहर पहले से खड़े चौकीदार और कुछ नौजवान जब उन्हें इस हालत में देखते हैं तो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दरवाजा खुलते ही सिद्धार्थ तुरंत पीछे हट गया। अब ताज़ी हवा अंदर आ चुकी थी, जिससे प्रिया की सांसें थोड़ी बेहतर होने लगी थी। तभी वहां खड़ा एक लड़का, जो प्रिया का मंगेतर था, गुस्से से भरा हुआ सिद्धार्थ के पास आया और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझा पाता, सच्चाई बता पाता या अपनी सफाई देता, उस लड़के ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का झड़ दिया। चौकीदार और बाकी लोग उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे। प्रिया अब भी बेहोश पड़ी थी। वह लड़का गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाने लगा, अगर मैं सही वक्त पर आकर शोर न मचाता, इस कंपनी का दरवाजा न खुलवाता और यह लिफ्ट न खुलवाता तो ये कमीना मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। इसने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्धार्थ ने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में सफाई दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी। ये बेहोश हो गई थी। मैं तो सिर्फ इसे सांसें देने की कोशिश कर रहा था ताकि इसकी जान बच सके। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और बेबसी साफ दिख रही थी। लेकिन वह लड़का गुस्से में उसकी बात काटते हुए चीख पड़ा, अपनी बकवास बंद करो। तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। कौन अपनी शर्ट उतारकर इस तरह सांसें देने की कोशिश करता है? मुझे बेवकूफ मत समझो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और शक साफ झलक रहा था। इसी बीच कुछ लड़कों ने प्रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे ताकि उसे होश आ सके। थोड़ी देर बाद जब प्रिया की आंखें खुली तो सामने अपने मंगेतर रवि को देखकर उसके होश उड़ गए। वह घबराकर जल्दी से उठकर बैठ गई और वह ताज़ी हवा में थी, जिससे उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। दिल की धड़कन कुछ कम हुई और घबराहट थोड़ी शांत होने लगी। लेकिन कुछ देर पहले लिफ्ट के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि घुटन हो रही थी और फिर अंधेरा छा गया था। अपने मंगेतर को इस तरह गुस्से में देखकर वो हैरान भी थी और परेशान भी। उसने पास खड़े एक लड़के से कमजोर आवाज में कहा, प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही। उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल उसे दे दी। प्रिया ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और धीरे धीरे पानी पीने लगी। पानी पीते ही उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका सिर भारी था और शरीर में कमजोरी थी। दूसरी तरफ रवि का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था।
वह सिद्धार्थ को लगातार बुरा भला कह रहा था, उसे धक्का दे रहा था, गालियां दे रहा था और गुस्से में उसे लिफ्ट से बाहर तक धकेल चुका था। सिद्धार्थ कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वो सिर्फ हैरानी और दर्द के साथ सब सह रहा था। जब प्रिया ने थोड़ा होश संभाला और खुद में इतनी ताकत महसूस की कि खड़ी हो सके तो वो धीरे धीरे उठी और रवि के पास आकर हैरानी से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? सर को क्यों मार रहे हो? वह लिफ्ट के अंदर हुए पूरे ड्रामे से बिल्कुल अनजान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। रवि गुस्से में आग बबूला होकर बोला, ये कमीना तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा था। प्रिया ने पलटकर उसे देखा और हैरानी से बोली, रवि, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें होश है? सर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी। मेरा दम घुटने लगा था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रवि ने बीच में टोकते हुए चिल्लाया, अच्छा तो ये सब तुम दोनों की मिलीभगत है। तुम इतनी देर तक ऑफिस में बॉस का दिल बहलाने के लिए रुकती हो। उसके शब्दों में शक, गंदा आरोप और जहरीली सोच साफ झलक रही थी। ये सुनते ही प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज कांपने लगी। वो गुस्से में बोली, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? ये सब एक इत्तेफाक था। उसे अब भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वहां असल में हुआ क्या है, कौन सही है, कौन गलत। लेकिन रवि के शब्दों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी जो बिना शर्ट के खड़ा था। ये देखकर प्रिया को बहुत हैरानी हुई क्योंकि जब वो बेहोश हुई थी तब सिद्धार्थ शर्ट पहने हुए था। बस उसके ऊपर के बटन खुले थे। प्रिया के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि लिफ्ट के अंदर इतनी घुटन थी कि शायद सिद्धार्थ का भी दम घुट रहा होगा, इसलिए उसने शर्ट उतारी होगी। लेकिन वो अब भी पूरी सच्चाई से अनजान थी। रवि ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आज मैं तुम्हें ऑफिस लेने आ गया। कम से कम तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने आ गई। प्रिया हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी और बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? कैसी असलियत? रवि ने जहरीले लहजे में कहा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश नहीं है। जो कुछ तुम दोनों लिफ्ट के अंदर कर रहे थे वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे खानदान के सामने खोल दूंगा। तुम्हें बदनाम कर दूंगा ताकि फिर मुझसे तो क्या कोई और भी तुमसे शादी करने की हिम्मत ना करे। प्रिया गुस्से और दुख से कांप उठी और बोली, रवि, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने आखिर मुझे क्या करते देखा है? रवि ने और जहर उगलते हुए कहा, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारे बॉस तुम्हें पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और रवि इस्तेमाल की हुई चीजों को दोबारा नहीं अपनाता। ये सुनते ही प्रिया का खून खोल उठा। वह गुस्से में बोली, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कोई मुझे साफ साफ बताए कि हुआ क्या है। लेकिन वहां खड़े सब लोग चुप थे। रवि ने तंज कसते हुए कहा, खुद को आईने में देखो। तुम्हारी फैली हुई लिपस्टिक और बिगड़ा हुआ मेकअप ही सब कुछ बता रहा है कि तुम्हारे बॉस ने मौके का पूरा फायदा उठाया है। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगे बड़े से शीशे के पास गई। फैला हुआ काजल, बिखरी हुई लिपस्टिक और उसकी हालत जैसे उसके खिलाफ गवाही दे रही थी। यह उसके लिए एक डरावना और चौंकाने वाला सच था। उसने जब सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वह लगातार नामे सर हिला रहा था, जैसे बिना शब्दों के ही सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हो। सिद्धार्थ को बिना शर्ट के देखकर प्रिया और ज्यादा घबरा गई। डर और सदमे की हालत में वो तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकली। सामने आए एक रिक्शे को रोका। उसमें बैठी और कांपती आवाज में अपने घर का पता बताया। वो डरी सहमी हालत में घर पहुंची। उसकी मंगनी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन मंगनी के बाद से ही रवि हर बात में दखल देना अपना हक समझने लगा था। नौकरी करना प्रिया की मजबूरी थी। वह पिछले 6 महीनों से काम कर रही थी। आज तक उसकी सिद्धार्थ से कभी ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी।
सिद्धार्थ हमेशा शांत स्वभाव का आदमी था। स्टाफ से तमीज से बात करता था, अपने काम से काम रखता था और किसी से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता था। उसी सुबह सिद्धार्थ ने प्रिया से कहा था कि सारी फाइलें दोबारा अच्छे से जांच ले और मीटिंग के लिए जरूरी फाइलें पूरी तरह तैयार कर दें। ये कहते हुए कि चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन कल की मीटिंग में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बेचारी प्रिया सुबह से उसे काम में लगी हुई थी। उसने दोपहर का खाना तक नहीं खाया था। जब सारा काम खत्म हुआ तो घड़ी में 6:30 बज चुके थे। ऑफिस पूरी तरह खाली हो चुका था। सारा स्टाफ जा चुका था। उसने राहत की सांस ली। तभी चौकीदार आया और बोला कि सिद्धार्थ सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। प्रिया फाइलें उठाकर सिद्धार्थ के ऑफिस में चली गई। सामने सिद्धार्थ अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा फोन पर बात कर रहा था। हाँ, बस अभी निकलने ही वाला हूँ। प्रिया को देखते ही उसने फोन बंद किया और सीधा बैठते हुए पूछा, मीटिंग की फाइलें तैयार हो गई? प्रिया ने कहा जी सब तैयार है। उसने फाइलें टेबल पर रख दी। सिद्धार्थ ने एक नज़र फाइलों पर डाली और कहा हाँ, आपने काफी अच्छे से सब कुछ तैयार किया है। फिर उसने अपनी कुर्सी से कोट उठाकर बापर डाला और बोला, काफी देर हो गई है। मैं तो बस आपके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं भी निकल सकूं। प्रिया को सिद्धार्थ की ये आदत हमेशा अच्छी लगती थी। वो बहुत ही शरीफ इंसान था। जब तक ऑफिस में एक भी एम्प्लॉई रहता, वो ऑफिस छोड़कर नहीं जाता था। वह कहता था आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। उसने चौकीदार से भी कहा कि आप भी अब जा सकते हैं। फिर प्रिया से बात करते करते दोनों लिफ्ट तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही दोनों लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट बंद हो गई, जिसका अंजाम शायद सिद्धार्थ के लिए इतना बुरा नहीं था। लेकिन प्रिया की पूरी जिंदगी उलटपुल हो गई, क्योंकि रवि ने वहां आकर ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया कि प्रिया रो रो कर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रह गई। मगर किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया था। घर पहुंचते ही प्रिया ने बिना किसी से कुछ कहे सीधे बाथरूम जाकर नहाया और अपने कपड़े बदले। लेकिन उसके मन की हालत बिल्कुल नहीं बदली। बाहर से वो शांत दिख रही थी, मगर अंदर से उसका दिल पूरी तरह कांप रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में सिद्धार्थ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, या उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ कोई गलत हरकत हो सकती है। उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक उसने सिद्धार्थ की आंखों में कभी गलत नियत नहीं देखी थी। एक औरत हर नज़र को पहचान लेती है, हर इशारे को समझ जाती है। वह इतनी भोली नहीं थी कि सच और झूठ में फर्क ना कर सके। फिर भी उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी सोच, भरोसे और आत्मविश्वास सबको हिलाकर रख दिया था। उसे बार बार यही लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही है। तभी अचानक रवि गुस्से से भरा उसके घर आया। उसके चेहरे पर नफरत, गुस्सा और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने आते ही जहर उगलते हुए कहा कि वह किसी बदनाम और दागी लड़की से शादी नहीं करेगा, जो ना जाने कितनी बार अपने बॉस के साथ मुंह काला कर चुकी है। उसने कहा कि आज लिफ्ट अचानक खुल गई तो उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उसे देखकर प्रिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसने ये भी कहा कि सिद्धार्थ उसके साथ कैसी गंदी हरकत कर रहा था, वह बयां तक नहीं कर सकता। रवि की बातें तीर की तरह प्रिया के दिल में चुभ रही थी। वो वही फूट फूट कर रोने लगी और अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिफ्ट बंद हो गई थी। उसे घुटन हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी, इसलिए वह बेहोश हो गई थी। उसने रोते हुए कहा कि उसे खुद नहीं पता कि बेहोशी की हालत में उसके साथ किसने क्या किया। रवि ने ताना मारते हुए कहा कि लो सुन लो, इसे तो ये तक नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है। प्रिया की मम्मी पापा भारी मन और शिकन भरे चेहरों के साथ सब कुछ सुन रहे थे। उसके पिता फूलचंद जी का गुस्सा धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगा। उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। उसने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया है।
उन्होंने ताने मारते हुए कहा कि क्या इसलिए नौकरी करने जाती थी? क्या इसी तरह घर की आर्थिक मदद करने का वादा किया था? उनके शव जहर की तरह निकल रहे थे। गुस्से में अंधे हो चुके फूलचंद जी चीखते हुए बोले कि वह अपने नाम पर बदनामी का दाग कभी नहीं लगने देंगे और जरूरत पड़ी तो उसे जान से भी मार देंगे। प्रिया हाथ जोड़कर रोती रही, बार बार यही कहती रही कि उसका कोई कसूर नहीं है, वे बेगुनाह है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उस वक्त घर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। कोई चुपचाप खड़ा था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई मजा ले रहा था। तभी गुस्से से पागल फूलचंद जी आगे बढ़े और प्रिया का गला दबा दिया, इतनी जोर से कि प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना पिता, जिसने उसे गोद में खिलाया था, आज उसी की जान लेने पर उतारू है। फूलचंद जी बार बार यही कहते जा रहे थे कि वह अपनी इज्जत के लिए उसे कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपनी पगड़ी किसी के सामने नहीं उछालेंगे। समाज में सिर ऊंचा रखने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। उसी पल सिद्धार्थ तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे अंदेशा था कि रवि का गुस्सा कहीं प्रिया की जिंदगी को तबाह ना कर दे। जैसे ही उसने अंदर का मंजर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना सोचे समझे झपटा मारकर फूलचंद जी के हाथों से प्रिया का गला छुड़ाया और गुस्से में बोला कि यह आप क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया। सिद्धार्थ को सामने देखकर फूलचंद जी का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया और चीखने लगे, लेकिन सिद्धार्थ डरा नहीं। उसने मजबूती से कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह तो सिर्फ प्रिया की जान बचाने के लिए वहां था और लोगों की गलतफहमी दूर करने आया है। रवि तुरंत बोला कि वह झूठ बोल रहा है। उसने खुद उसे बिना शर्त के प्रिया के ऊपर झुके हुए देखा था। सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो सच में गुनहगार होता तो कभी यहाँ सफाई देने नहीं आता। आप लोग अपनी ही बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दरवाजा खोलकर तमाशा क्यों बना रखा है? अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इस बेचारी को क्यों मारना चाहते हैं? फूलचंद जी ने उसका कॉलर छोड़ते हुए गुस्से से कहा कि अगर उसे सजा चाहिए तो क्या वो खुद को गुनहगार मानता है? तब सिद्धार्थ ने पूरी हिम्मत और सच्चाई के साथ कहा, हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो सजा मुझे दें। अपनी बेटी पर इल्जाम मत लगाइए। फूलचंद जी ने गुस्से और नफरत से भरी आवाज में कहा, तो ठीक है, ले जाओ इसे अपने साथ। यह कहते हुए उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे बेरमी से घर के बाहर की तरफ धक्का दे दिया। प्रिया का संतुलन बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया, मगर प्रिया ने उसी पल खुद को उससे अलग कर लिया, जैसे उसका स्पर्श भी अब उसे चुभने लगा हो। उसने गुस्से, दर्द और नफरत से भरी आंखों से सिद्धार्थ को देखा। कल तक जिस इंसान की वो इज्जत करती थी, जिसे वह एक शरीफ, सभ्य और भरोसेमंद इंसान मानती थी, आज उसी के सामने खड़ी होकर उसका दिल शक, डर और टूटन से भर चुका था। अगर लिफ्ट में सच में कुछ गलत हुआ था तो आज जिन हालात से वो गुजर रही थी, उसकी जड़ उसे सिद्धार्थ ही नजर आ रहा था। उसके लिए सच और झूठ की सारी सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। उसके पिता फूलचंद जी गुस्से में चीख पड़े, ले जा इसे यहाँ से और निकल जा। ये मेरे लिए मर चुकी है। अगर ये मेरे सामने रही तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र है तो ले जा इसे। अगर तुझे लगता है कि ये इज्जत के लायक है तो इसे अपनी इज्जत बना ले। फिर उन्होंने जहर भरे शब्दों में आगे कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू इसे कभी अपनी इज्जत नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम जैसे अमीर जादों के लिए तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बस टाइम पास की चीज होती है। यह सुनकर सिद्धार्थ का खून खोल उठा। उसे उनकी घटिया सोच पर गुस्सा भी आया और अंदर से गहरा अफसोस भी हुआ। उसने खुद को संभालते हुए भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं बना लेता हूँ इसे अपनी इज्जत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लड़की शरीफ और बेगुनाह है। मगर आपको इसकी शराफत पर यकीन तभी आएगा जब मैं इसे इज्जत दूंगा। तो मैं इज्जत देता हूँ।
लेकिन मैं इसे यहाँ से तभी लेकर जाऊंगा जब ये मेरी बीवी बनेगी। बुलाइए पंडित जी को और आप मेरी शादी प्रिया से करवा दीजिए। सिद्धार्थ के मुंह से ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी प्रिया को हुई थी। वो अचानक चीख पड़ी, नहीं, मुझे नहीं करनी इसके साथ शादी। पापा, आप मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जान से मार डालिए, लेकिन मुझे इनसे शादी नहीं करनी। मैं नहीं करूंगी ये शादी। वह रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। कसम से कहती हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी बेइज्जती हो। आप मुझे घर के किसी एक कोने में रहने की जगह दे दीजिए, मैं पूरी जिंदगी वही गुजार दूंगी, लेकिन इस बदनामी के साथ इस घर से नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल फटा जा रहा था। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, अगर इस आदमी ने मेरी बेहोशी का गलत फायदा उठाया है तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। और शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फूलचंद जी पत्थर दिल बन चुके थे। उन्होंने सख्त लहजे में फैसला सुना दिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकने दूंगा। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखकर कहा, जाओ रवि, पंडित जी को लेकर आओ। इस लड़की को मैं अभी इसी वक्त विदा करूंगा। जिसने इसके साथ गुनाह किया है, ये मेरे घर पर नहीं रहेगी। प्रिया हाथ जोड़कर रोती रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर में रवि एक पंडित जी को लेकर आ गया। प्रिया शिकायत भरी टूटी हुई नजरों से अपने पिता को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, कोई ममता नहीं थी। वह सब कुछ जानते हुए भी बेजान मूर्ति की तरह खड़ा था। तभी सिद्धार्थ आगे बढ़ा और चुपचाप प्रिया का हाथ थाम लिया। फूलचंद जी ने अपनी बेटी की तरफ एक बार भी पलटकर नहीं देखा। प्रिया की माँ एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। उसकी छोटी बहन भी सहमी हुई वहीं खड़ी थी। वह सब कुछ देख रही थी मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने पिता के लिए बेटा बनने की चाहत, घर का सहारा बनने की कोशिश, परिवार की जिम्मेदारियां उठाने का सपना, आज प्रिया उसी घर में सबसे बड़ा अपमान झेल रही थी। उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा भी था, नफरत भी थी, दर्द भी था और डर भी। वो उसे हमेशा एक शरीफ इंसान समझती थी, मगर आज उसकी जिंदगी उसी के नाम से बनने जा रही थी। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। लोग तमाशबिन बने खड़े थे और प्रिया ने दिल पर पत्थर रखकर, आंसुओं को अंदर दबाकर, टूटी हुई आत्मा के साथ वो शादी कर ली। एक ऐसी शादी जो प्यार से नहीं, मजबूरी, बदनामी, डर और अपमान से बंधी हुई थी। शादी होते ही फूलचंद जी ने बिना पीछे मुड़े अपने कमरे में चले गए और कठोर हवा में बस इतना कहा, ले जाओ इसे अपने साथ। किसी ने प्रिया के सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी की आंखों में उसके लिए ममता नहीं थी। वह टूटी हुई सिसकती हुई सिद्धार्थ के साथ घर से बाहर निकली। बाहर सिद्धार्थ की गाड़ी खड़ी थी। उसने आगे का दरवाजा खोलकर बैठने का इशारा किया। प्रिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे चुपचाप उसमें बैठ गई। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही उसका घर था? क्या यही उसका बाप था? क्या यही उसकी किस्मत थी? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह बेइज्जत होकर रोती हुई, अपमान से भरी हालत में अपने मायके से निकलेगी और उसका अपना पिता उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। वह लगातार सिसक रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थी। गला भर आया था। सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। जब सिद्धार्थ की गाड़ी उसके बंगले के सामने पहुंची, उसने हॉर्न बजाया तो चौकीदार ने दरवाजा खोला। सिद्धार्थ ने गाड़ी पोश में खड़ी की, खुद नीचे उतरा और प्रिया के दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खोला। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रिया ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और खुद ही गाड़ी से उतर गई। उसके इस बर्ताव ने सिद्धार्थ को उलझन में डाल दिया। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल घूम रहा था। उसने तो इस लड़की को इज्जत दी थी, उसकी जान बचाई थी। उसके पिता उसे मार डालने पर उतारू थे,
लेकिन उसने उससे शादी करके उसे बचा लिया था। फिर भी ये लड़की उससे ऐसे पेश आ रही थी जैसे वह उसका सबसे बड़ा गुनहगार हो। सिद्धार्थ प्रिया को लेकर घर के अंदर आया। वह जानता था कि अब एक और तमाशा बाकी है, जो उसे इस लड़की की वजह से अपने ही घर में झेलना पड़ेगा। इस लड़की की जान बचाना उसके लिए बहुत महंगा सौदा बन चुका था। ना वह उससे प्यार करता था, ना उसने कभी सोचा था कि उसे प्रिया से शादी करनी पड़ेगी। ना उसकी जिंदगी में इस तरह कोई जबरदस्ती का रिश्ता आएगा। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, लाउंज में उसकी माँ चंद्रकला जी बैठी थी। सिद्धार्थ के साथ एक रोती हुई लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह दुपट्टे से बार बार अपनी आंखें पच रही थी। उसका चेहरा डर, दर्द और बेबसी से भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने अंदर आते ही प्रिया का हाथ थाम लिया। यह दृश्य देखकर चंद्रकला जी के होश उड़ गए। उनका बेटा ऐसा नहीं था कि किसी गैर लड़की का यूं हाथ पकड़कर घर के अंदर लाए। वह जितना अपने काम के लिए गंभीर था, उतना ही लड़कियों के मामले में दूर रहने वाला था। चंद्रकला जी को पूरा यकीन था कि उसका बेटा किसी लड़की के साथ रिश्ते में नहीं है। वह सिद्धार्थ के पास आई। उनके चेहरे पर सवाल, डर और हैरानी साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ अपनी माँ को देखकर खुद को हिम्मत दे रहा था। अंदर से खुद भी टूटा हुआ था, लेकिन चेहरे पर मजबूती लाने की कोशिश कर रहा था। चंद्रकला जी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है ये लड़की? सिद्धार्थ ने भारी स्वर में कहा, ये प्रिया है। चंद्रकला जी ने हैरानी से दोहराया, प्रिया कौन है यह? सिद्धार्थ ने बिना नजरें झुकाए, बिना आवाज में कमजोरी लाए, साफ शब्दों में कहा, माँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। ये मेरी बीवी है। ये सुनते ही चंद्रकला जी जैसे जमीन पर जड़ हो गई। उनकी आंखें फैल गई, चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हक्के बक्के होकर कहा, सिद्धार्थ, तुम होश में तो हो? मैं पूछ रही हूँ, ये लड़की कौन है? सिद्धार्थ ने फिर उसी मजबूती से, उसी सच्चाई के साथ कहा, माँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। ये मेरी बीवी है। कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ के पापा भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ के साथ प्रिया को देखा, वह हैरान रह गए और बोले, अरे सिद्धार्थ, तुम प्रिया को यहाँ क्यों ले आए हो? वह जानते थे कि प्रिया ऑफिस में काम करने वाली एक साधारण सी लड़की है। सिद्धार्थ ने बिल्कुल शांत और सीधे लहजे में जवाब दिया, मैंने इससे शादी कर ली है। ये सुनते ही घनश्याम जी जैसे सुन हो गए। वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर सीधे बेटे के सामने आ खड़े हुए। उधर चंद्रकला जी दिल पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। घनश्याम जी गुस्से से चिल्लाए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने इस लड़की से शादी क्यों की? क्या जरूरत थी तुझे? सिद्धार्थ ने बिना झिझके कहा कि मुझे इससे प्यार हो गया था। ये सुनकर जितना झटका घनश्याम जी को लगा, उतनी ही हैरानी प्रिया को भी हुई। वह तुरंत सिद्धार्थ का चेहरा देखने लगी। उसे लगा था कि वह कहेगा कि मजबूरी में शादी की है या उसे बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन जो उसने कहा वह प्रिया की सोच से बिल्कुल उल्टा था। घनश्याम जी और ज्यादा भड़क गए और बोले, तू बकवास कर रहा है। ये सब क्या कह रहा है? सिद्धार्थ ने दो टुक कहा, डैड, ये मेरी वाइफ है। मैंने इससे प्यार किया और शादी कर ली। इतना कहते ही घनश्याम जी ने सिद्धार्थ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाए, तुझे हक किसने दिया कि तू किसी फालतू लड़की से शादी करके मेरे घर ले आए? तुझे पता है हमारे और इसके खानदान में कितना फर्क है? मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगा। सिद्धार्थ ने ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा, लेकिन अब ये आपकी बहू बन चुकी है। इतना कहकर वह प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी घनश्याम जी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और गरज कर बोले, निकल जा यहाँ से और इस लड़की को भी साथ ले जा। आज के बाद ना इस घर में तेरी जगह है ना मेरे ऑफिस में। अगर वापस आना है तो पहले इस लड़की को छोड़कर आ। घनश्याम जी के इस भयानक रूप को देखकर प्रिया पूरी तरह सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है।
सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा भर आया और उसने कहा, नुकसान आपका है डैड। आपकी कंपनी को मैंने ही टॉप पर पहुंचाया है। घनश्याम जी और भड़क गए और बोले, तू मुझे चैलेंज कर रहा है, एहसान जता रहा है, निकल यहाँ से। जब सड़क पर ठोकरे खाएगा ना, तब बाप की याद आएगी। मैं देखता हूँ तुझे कौन नौकरी देता है। आज तक जो वैल्यू मिली है मेरी वजह से मिली है। अगर इज्जत चाहिए तो इस लड़की को वही छोड़ आ जहाँ से उठाया है। सिद्धार्थ ने साफ कहा, नहीं, मैं अपनी बीवी को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। आपकी मर्जी है, रखना है तो रखिए, नहीं रखना तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। प्रिया उसके साथ चुपचाप चल रही थी। डरते हुए उसने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी जिंदगी कैसे उलट-पुलट हो गई। सिद्धार्थ ने झुझलाकर कहा, झनुम में चलना है तो चल, नहीं चलना तब भी चलना पड़ेगा। उसने प्रिया को सख्ती से चुप रहने को कहा। बाहर निकलकर मेन रोड पर उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि होटल चलो। प्रिया का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में डरावना ख्याल आया कि शायद वह उसे अयाशी के लिए होटल ले जा रहा है। इस सोच ने प्रिया के होश उड़ा दिए थे। गाड़ी जब होटल के सामने आकर रुकी और सिद्धार्थ उसे कमरे तक लेकर गया तो प्रिया दरवाजे के बाहर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर डर और घबराहट से कांप रहा था। आंखों में घबराहट, चेहरे पर बेबसी और मन में हजारों डर भरे सवाल थे। उसने कांपती आवाज में कहा कि वो अंदर नहीं जाएगी। सिद्धार्थ ने हैरानी और झिंझुलाहट भरे लहजे में पूछा कि क्यों नहीं जाएगी और आखिर उसे क्या परेशानी है? प्रिया की आवाज भर आ गई। वह बोली कि वो सब समझती है। उसे पता है कि वह उसे अंदर क्यों ले जाना चाहता है। सिद्धार्थ ने तंज भरे अंदाज में पूछा, अच्छा तो बताओ, मैं क्यों अंदर ले जाना चाहता हूँ? प्रिया घबराकर सफाई देने लगी कि वह कोई गलत लड़की नहीं है। ना उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है और ना ही वो ऐसे हालात में किसी के साथ रहने वाली है। उसके आवाज में डर, अपमान और टूटन साफ झलक रही थी। ये सुनकर सिद्धार्थ का सब्र टूट गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला, प्रिया का हाथ पकड़ा और लगभग जबरदस्ती से उसे अंदर धकेल दिया। फिर दरवाजा बंद कर दिया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने दोनों हाथों में अपना सर पकड़ लिया, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिमाग पर रख दिया गया हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी उलझ क्यों गई है। वह क्या करे और इस लड़की को कहाँ रखे? इस वक्त उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह प्रिया को सुरक्षित रख सके। ना कोई अपना घर, ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता। उधर प्रिया बेड के एक कोने में सिमटकर बैठ गई, जैसे किसी खतरे से खुद को बचा रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सिद्धार्थ काफी देर तक वही बैठा रहा, सर पकड़े यही सोचता रहा कि आगे क्या करना है। उसकी जिंदगी अब किस मोड़ पर आ गई है? उसने किसे बचाया और खुद किस मुसीबत में फंस गया? कुछ देर बाद उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। उसके खाली फ्लैट के बारे में बात करने लगा। उसने कहा कि उसे कुछ महीनों के लिए फ्लैट चाहिए। दोस्त ने ड्राइवर के हाथ चाबी भिजवाने को कहा। फोन काटने के बाद उसने गहरी सांस ली, जैसे थोड़ी राहत मिली हो। कम से कम रहने का इंतजाम तो हो गया था। उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसे शक भरी नजरों से घूर रही थी, जैसे उसकी आंखों में सिर्फ नफरत, डर और शक भरा हो। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, प्रिया घबराकर नजरें झुका गई, जैसे उसे अपनी ही सोच पर शर्म आ रही हो। सिद्धार्थ ने खुद को सामान्य दिखाते हुए पूछा, उसे कुछ खाना है या नहीं? वह मंगवा दे। प्रिया ने दर्द और तंज से भरी आवाज में कहा कि अगर जहर मंगवा सकता है तो मंगवा दे। ये सुनते ही सिद्धार्थ का गुस्सा और भड़क गया। उसने कड़वे लहजे में कहा कि अगर मरने का इतना ही शौक था तो बता देती। वह उसे उसके बाप के घर से शादी करके लेकर ही नहीं आता, वहीं मर जाने देता। प्रिया ने पलटकर कहा कि उसने उससे कोई एहसान नहीं मांगा था।
अगर उसने उसे अपनाया है तो उस पर कोई एहसान नहीं किया। फिर रोते हुए बोली कि उसे नहीं पता कि उसकी बेहोशी में उसने उसके साथ क्या किया। ये सुनकर सिद्धार्थ अंदर ही अंदर टूट सा गया। उसे लगा कि उसने इस लड़की की जान बचाकर सिर्फ बदनामी खरीदी है। उसे बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अपने बाप से रिश्ता तोड़ा, अपने घर से निकला, उससे शादी की और अब वही लड़की उस पर गंदे इल्जाम लगा रही है। गुस्से, दर्द और तड़प में उसने तंज भरे जहरीले लहजे में कहा कि हाँ, वहां तो उसे देखकर पागल हो गया था। बंद लिफ्ट में उसके साथ रोमांस करने का भूत सवार हो गया था, इसलिए उसकी बेहोशी का फायदा उठा लिया। उसके शब्दों में इतनी तल्खी थी कि प्रिया के तन बदन में आग लग गई। वह चीख पड़ी कि उसे शर्म नहीं आई। जब वो बेहोश थी, उसकी सांसें रुक रही थी, तब उसे रोमांच सूझ रहा था। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। जिस आदमी को वह दिल से इज्जत देती थी, वही उसे आज सबसे घटिया लग रहा था। सिद्धार्थ चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसके दोस्त का ड्राइवर फ्लैट की चाबी देने आ गया। सिद्धार्थ ने कहा कि चलो, ड्राइवर उन्हें फ्लैट तक छोड़ देगा। प्रिया ने साफ कह दिया कि वह उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। सिद्धार्थ ने ड्राइवर से कहा कि वो नीचे गाड़ी में बैठकर इंतजार करें। फिर वह प्रिया के पास आया और सख्त आवाज में बोला, उसके पास नखरे उठाने का वक्त नहीं है। या तो वह खुद अपने पैरों से चलेगी या वह उसे गोद में उठाकर ले जाएगा। ये सुनते ही प्रिया झट से खड़ी हो गई। गुस्से में बोली कि उसे हाथ भी मत लगाना, और तेज कदमों से होटल के कमरे से बाहर निकल गई। नीचे ड्राइवर गाड़ी में बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उसके दोस्त के ड्राइवर ने ही उन्हें फ्लैट तक पहुंचाया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, प्रिया की नजर चारों तरफ घूम गई। पूरा फ्लैट वीरान पड़ा था। हर तरफ धूल, मिट्टी, अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहाँ कोई आया ही ना हो। दीवारों पर धूल की परत जमी थी। फर्श पर मिट्टी और कोनों में जाले लटक रहे थे। प्रिया चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। सिद्धार्थ ने अंदर आते ही अपना कोट उतारा, एक तरफ रख दिया, चारों तरफ नजर दौड़ाकर बोला, घर की हालत तो बहुत खराब है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े झाड़ू पर पड़ी। उसने झाड़ू उठाते हुए कहा, ऐसा करते हैं, तुम झाड़ू लगा लो, मैं वॉशरूम से पाइप लेकर फर्श धो देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा। प्रिया ने तुरंत सख्ती से मना कर दिया, जी नहीं, मैं कोई काम नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझसे ये सब उम्मीद मत रखिए। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसकी आवाज सख्त हो गई। देखो, मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। समझी, तुम कोई रानी नहीं हो कि तुम्हें काम नहीं आता। यह कहते हुए उसने झाड़ू उसके हाथ में पकड़ा दी और बोला, घर साफ करो। फिर वो सीधे वॉशरूम चला गया। वहां एक पाइप रखा था। उसने पाइप से पूरे फर्श पर पानी डाल दिया। मजबूरी में प्रिया को उसके साथ मिलकर सफाई करनी पड़ी। दोनों ने मिलकर पूरा फ्लैट धोया, झाड़ू लगाई, मिट्टी हटाई, कोनों से जाले साफ किए। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जाकर घर थोड़ा रहने लायक हुआ। दोनों थक चुके थे, पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन कम से कम अब फर्श साफ दिख रहा था। फ्लैट में पंखे लगे हुए थे, बिजली भी थी, मगर फर्नीचर के नाम पर एक भी चीज नहीं थी। ना कुर्सी, ना टेबल, ना सोफा, ना बेड, कुछ भी नहीं। सिद्धार्थ जानता था कि इस वक्त उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं। वह फालतू खर्च करने के मूड में भी नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि कंपनी उसके बिना चल ही नहीं सकती और उसका बाप ज्यादा दिन उसे बाहर नहीं रख पाएगा। इसलिए उसने दरवाजा लॉक किया और फ्लैट से बाहर निकल गया। उसने एक रिक्शा लिया और बाजार से 2 गद्दे खरीदे। साथ में थोड़ा बहुत जरूरी सामान भी ले आया। कुछ बर्तन, गैस सिलेंडर, थोड़ा राशन, नमक, मसाले, दाल, चावल, क्योंकि फ्रिज भी नहीं था, और गुजारा करने के लिए यही काफी था। अपने लिए एक साधारण टी-शर्ट और ट्राउज लिया
और प्रिया के लिए भी एक दो साधारण से कपड़े खरीद लाया। जब वो वापस आया तो प्रिया एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूझा हुआ था और मन में हजारों सवाल चल रहे थे। सिद्धार्थ की मुट्ठियां भी हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह लड़की आखिर किस बात का रोना रो रही है, जबकि असली नुकसान तो उसका हुआ है। उसने तो नेकी करके खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। घर छूटा, बात छूटा, इज्जत दाव पर लगी, और अब ये सब उसने सारा सामान अंदर रखा, कुछ किचन में रखा, रिक्शे वाले से गद्दे ऊपर मंगवाए और एक कमरे में बिछवा दिए। प्रिया उसे घूरती रही। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। उसे लग रहा था कि एक लिफ्ट का बंद होना, उसकी बेहोशी, सिद्धार्थ की शर्ट उतारना, अचानक शादी का फैसला और अब ये फ्लैट, सब पहले से तय था। उसे यकीन होने लगा कि सिद्धार्थ की नीयत शुरू से ही खराब थी। वह उस पर बुरी नजर रखता था। यही सोच सच कर उसका दिल जल रहा था और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ कमरे में आया। अब उसने साधारण टी शर्ट और ट्राउज पहन रखा था। उसने एक शॉपिंग बैग उठाया और प्रिया की तरफ फेंक दिया और सख्त आवाज में बोला, जाओ, नहाओ और कपड़े बदलो, फिर बैठकर खाना खा लेते हैं। उसकी ये बात सुनते ही प्रिया के अंदर जैसे आग लग गई। वो फौरन खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है? मैंने बहुत खुशी खुशी आपसे शादी की है। आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगी, बातें करूंगी। मुझे नहीं पता था कि आपका इरादा इतना घटिया है कि आप मुझे गंदी नजर से देखते हैं और ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, सिद्धार्थ तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और सख्त लहजे में बोला, इस वक्त मैं बहस सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। समझी, जाकर नहाओ, अपना हाल देखो, मिट्टी से भरी पड़ी हो। प्रिया ने गुस्से और आंसुओं के साथ अपने कपड़े उठाए और चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई, नहाने के लिए। जब प्रिया वॉशरूम से बाहर आई तब तक सिद्धार्थ खाना खा चुका था। उसकी बिरयानी का खाली बॉक्स एक तरफ रखा हुआ था और वह कमरे से बाहर जा चुका था। प्रिया ने चुपचाप अपना दुपट्टा ठीक से लिया, सिर भी ढक लिया, फिर बचे हुए खाने में से बिरयानी खाई। खाने के बाद उसने बॉक्स उठाया, किचन में जाकर कूड़ेदान में डाल दिया। फ्लैट में दोनों गद्दे एक ही कमरे में बिछे थे, लेकिन सिद्धार्थ दूसरे कमरे में चला गया था। वहां बैठकर वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने अपनी सीवी कई जगह भेज दी थी और उम्मीद कर रहा था कि बहुत जल्द कोई नौकरी मिल जाएगी। उधर प्रिया दिन भर की थकान से पूरी तरह टूट चुकी थी। सफाई, तनाव, डर, रोना, सब कुछ उसे अंदर से खाली कर चुका था। जैसे ही वो गद्दे पर लेटी, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरी नींद में सो गई। रात को जब सिद्धार्थ कमरे में आया तो प्रिया गहरी नींद में थी। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। उसने ना जुड़ा बनाया था, ना चोटी बांधी थी। वह करवट लेकर सो रही थी। उसके लंबे खुले बाल कमर तक बिखरे हुए थे। पहली बार सिद्धार्थ ने उसे इतनी गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि प्रिया उतनी साधारण नहीं थी जितना वह सोचता था। वो सुंदर थी, मासूम थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। पहली मुलाकात से ही उसे वो अच्छी लगी थी, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। वह उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो उसे देखकर मुस्कुराती थी, इशारे करती थी, अदाएं दिखाती थी। प्रिया ने कभी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की थी। वह हमेशा सीधी, शांत और अपने काम में काम रखने वाली लड़की रही थी। कभी बेवजह मुस्कुराना, आंखों से बातें करना या नजदीक आने की कोशिश, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया था। आज भी वो गहरी नींद में सो रही थी, बिल्कुल बेखबर, मासूम सी। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके पास आया। पहली बार किसी लड़की को उसने इस तरह इतने करीब से, इतने ध्यान से देखा। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि बिना चाहे भी एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगता है। प्रिया उसकी बीवी बन चुकी थी और ये एहसास कहीं ना कहीं उसके अंदर असर कर रहा था। वह उसके पास बैठ गया। अनजाने में उसका हाथ
उसके चेहरे की तरफ बढ़ा और उसने उसके बिखरे हुए बाल धीरे से पीछे किए। फिर बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब झुकने लगा। उसके बालों से आती हल्की सी खुशबू उसके दिमाग को सुनकर रही थी। एक पल के लिए उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही उसका चेहरा प्रिया के चेहरे के बहुत करीब पहुंचा, अचानक प्रिया की आँख खुल गई। अपनी सांसों के पास किसी की मौजूदगी महसूस होते ही वो हड़बड़ा गई। उसने झटके से आंखें खोली और सामने सिद्धार्थ को इतने करीब देखकर डर गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और उसे दूर धकेल दिया। वह कांपती आवाज में बोली, "ये क्या कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती?" प्रिया को लगा था कि शायद उसके यूं अचानक जाग जाने से सिद्धार्थ घबरा जाएगा, पीछे हटेगा, सफाइयां देगा। लेकिन सिद्धार्थ का लहजा शांत था। वह थोड़ा पीछे हटा और बोला, "क्या हुआ है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो?" प्रिया ने फौरन अपना दुपट्टा उठाया और सीने पर कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो बोली, "आप क्या कर रहे थे? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं? लिफ्ट में भी आपने मेरे साथ यही सब किया था ना? आपने मेरा फायदा उठाया था और अब फिर से वही करने वाले थे।" प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसके डर और गुस्से को देखकर सिद्धार्थ की नसें तंग गई। उसने झुझुलाकर अपनी कनपट्टी खुजाई और सख्त लहजे में कहा, "लगता है तुम भूल रही हो कि मैंने तुमसे शादी की है। तुम कानूनी तौर पर मेरी बीवी हो। मेरे लिए हर तरह से जायज हो। तुम मेरी हदों के अंदर हो। मैं तुम्हें देखूं, जैसे चाहूं देखूं। ये मेरा हक है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। मेरा तुम पर तुमसे भी ज्यादा हक है। तुम ये सवाल पूछने वाली नहीं होती कि मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूं या क्यों देख रहा हूं। और ये दुपट्टे से खुद को छुपाने का ड्रामा किस लिए? तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से पर मेरा हक है।" ये कहते हुए उसकी नज़र उसके सीने की तरफ गई। प्रिया जैसे पूरी तरह टूट गई। उसके अंदर कुछ जैसे जम सा गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ की नीयत शुरू से ही खराब थी और यही वजह थी कि उसने सब कुछ प्लान करके उससे शादी की है। लेकिन प्रिया की हालत देखकर सिद्धार्थ अचानक उठ खड़ा हुआ। जाते जाते वह बड़बड़ाया, "पागल लड़की, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अगर इतना ही खुद को छुपाना है तो किसी लकड़ी के बक्से में बंद होकर कब्र में दफन हो जाओ।" वो गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया और प्रिया पूरी रात डर के मारे जगी रही। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस दुपट्टा कसकर पकड़े छत की तरफ देखती रही, इस डर में कि कहीं सिद्धार्थ दोबारा कमरे में ना आ जाए। उसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में आंसू थे और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, वह यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सिद्धार्थ ने जहां जहां अपनी सीवी भेजी थी, हर दरवाजा जैसे उसके लिए बंद हो चुका था। एक एक करके सारे रास्ते खत्म होते जा रहे थे। कोई कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जिस काबिलियत पर उसे खुद को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब बेकार साबित होती जा रही थी। हर कंपनी, हर ऑफिस, हर बड़ा नाम, सब जगह उसने कोशिश कर ली थी, लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, यह एक सोची समझी साजिश है। एक दिन उसे शहर की एक बहुत बड़ी और नामी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। सिद्धार्थ उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी सीवी शानदार थी, एक्सपीरियंस जबरदस्त था और आत्मविश्वास भी पूरा था। कंपनी को भी ठीक वैसा ही तेज, स्मार्ट और स्ट्रांग मैनेजर चाहिए था जैसा सिद्धार्थ था। इंटरव्यू के दौरान बॉस उससे बहुत इम्प्रेस लग रहे थे। बातें आगे बढ़ रही थी। माहौल पॉजिटिव था। सिद्धार्थ को लगने लगा कि शायद इस बार किस्मत साथ दे देगी। लेकिन तभी अचानक बॉस के प्राइवेट फोन पर एक कॉल आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और बोले, "अरे अरे घनश्याम साहब, आज कैसे याद किया आपने?" इतना सुनते ही सिद्धार्थ के दिल में जैसे एक ठंडा सा झटका लगा। उसे तुरंत समझ आ गया
कि अब ये इंटरव्यू भी हाथ से जाने वाला है। जैसे जैसे बॉस फोन पर बात करते जा रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। पहले मुस्कान थी, फिर गंभीरता, फिर डर, फिर मजबूरी। उनकी आवाज बदल गई। वह बोले, सर, आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। हमने आपका नमक खाया है। आपके साथ धोखा थोड़ी करेंगे। जो आप कहेंगे वही होगा। आपका हुक्म सिर आंखों पर रहेगा। फोन कटते ही बॉस ने बेचैनी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्म भी थी और लाचारी भी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम घनश्याम साहब के इकलौते बेटे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कितने काबिल हो। लेकिन हम मजबूर हैं। आपके पापा के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। उन्होंने साफ मना किया है कि आपको नौकरी ना दी जाए। हम कुछ नहीं कर सकते। हमें माफ कर देना। सिद्धार्थ के अंदर जैसे सब कुछ टूट सा गया। ये एक और दरवाजा बंद हो चुका था। शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में वह इंटरव्यू दे चुका था। हर जगह वही कहानी थी। हर जगह रिजेक्शन, और हर जगह रिजेक्शन के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, उसके पापा घनश्याम जी। घनश्याम जी का अडिल रवैया साफ था। उनका साफ कहना था कि जब तक सिद्धार्थ उस लड़की को छोड़कर उनके सामने आकर झुकेगा नहीं, माफी नहीं मांगेगा, तब तक वो यूं ही धक्के खाता रहेगा। उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ को लगता है कि बिना बाप के सहारे वह इस दुनिया में कुछ बन जाएगा। लेकिन दुनिया उसे तब तक कुचलती रहेगी जब तक वह उनके कदमों में नहीं गिरता। एक तरफ घनश्याम जी अपनी अकड़ और ताकत के नशे में बैठे थे, और दूसरी तरफ धीरे धीरे सिद्धार्थ का बैंक बैलेंस खत्म होता जा रहा था। पैसे कम होते जा रहे थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। मुश्किल बढ़ती जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिद्धार्थ को जरा भी अफसोस नहीं था। उसे कभी ये नहीं लगा कि एक लड़की की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे सिर्फ यही लगता था कि उसने सही किया है। उसने एक बेकसूर लड़की की इज्जत बचाई थी, और अगर इसकी कीमत उसे अपनी सारी सुविधाएं, पैसा, रुतबा और आराम देकर चुकानी पड़ रही है, तो वह इसके लिए तैयार था। उस शाम जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसे उसका दोस्त धीरज मिल गया। धीरज की कार में बैठकर ही वो घर की तरफ निकल पड़ा। धीरज ने आज तक सिद्धार्थ को इतना टूटा हुआ, इतना खामोश और इतना उदास कभी नहीं देखा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बातों ही बातों में सिद्धार्थ ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने एक लड़की की इज्जत बचाई, कैसे घर वालों से रिश्ता टूट गया, कैसे बिजनेस हाथ से निकल गया, और कैसे अब हर जगह दरवाजे बंद हो चुके हैं। धीरज उसे सीधे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। वहां बैठकर दोनों ने काफी देर तक बातें की। इधर उधर की बातें, पुरानी यादें, कॉलेज के किस्से। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। फिर अचानक धीरज ने गंभीर होकर कहा, सिद्धार्थ, तुम जैसा तेज दिमाग और मास्टरमाइंड आदमी मैंने नहीं देखा। तुमने जिस तरह अपने बाप की कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वह कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। सिद्धार्थ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। धीरज बोला, हम पार्टनरशिप करेंगे। पैसा मैं लगाऊंगा, दिमाग तुम्हारा चलेगा, बिजनेस तुम संभालोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस काम को भी बुलंदियों तक पहुंचाओगे। ये ऑफर सिद्धार्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इससे बेहतर मौका उसे मिल ही नहीं सकता था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। पहली बार बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। जब वो घर पहुंचा तो प्रिया परेशान हालत में बैठी थी। उसे देखते ही बोला, देखिए, अब ऐसे नहीं चलेगा। आपको नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन मुझे मिल जाएगी। मैं जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रिया उसके सामने सोफे पर बैठी थी और सिद्धार्थ पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे अपने नए बिजनेस, नए प्लान और सारे मास्टर प्लान समझा रहा था। प्रिया बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में भरोसा था, चेहरे पर सुकून था। प्रिया मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी मदद करूंगी।
धीरे धीरे घर और ऑफिस दोनों जगह वे साथ काम करने लगे। साथ उठना, साथ काम करना, साथ सपने देखना। उन्हें खुद पता नहीं चला कब उनके बीच दूरी कम होने लगी, कब रिश्ते में गर्माहट आने लगी। प्रिया के दिल में जो शक थे, जो डर थे, जो शिकायतें थीं, सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे समझ आने लगा कि सिद्धार्थ गलत इंसान नहीं है। उसने सच में उसकी जान बचाई थी। वे बेवजह उसे दोष देती रही थी। एक शाम जब दोनों एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग करके निकले तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। उनके दिन सच में बदलने वाले थे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही वे निकलकर सड़क पर आए, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज, बिजली की चमक और बारिश की तेज आवाज। माहौल डरावना हो गया। प्रिया घबरा गई। उसने सिद्धार्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, सिद्धार्थ प्लीज गाड़ी तेज चलाइए। मुझे डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, बस भी करो प्रिया। छोटी छोटी बात पर डर जाती हो। कभी अंधेरे से डर, कभी लिफ्ट से, कभी गाड़ी से और अब बारिश से भी। प्रिया घबराकर बोली जी, लेकिन सिद्धार्थ ने बात काट दी। तुम सिद्धार्थ की बीवी हो। तुम्हें ऐसे डरना शोभा नहीं देता। आज मैं तुम्हारे सारे डर खत्म करता हूँ। जिस जगह वे थे वो इलाका सुनसान था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी। चारों तरफ अंधेरा, बारिश और सन्नाटा था। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। प्रिया डर के मारे उसके सीने से चिपक गई और बोली, नहीं, बादल गरजेंगे, बिजली गिर जाएगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन सिद्धार्थ उसे बारिश में खड़ा कर चुका था। बारिश और तेज हो गई। बादल और जोर से गरजने लगे। प्रिया पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे। सिद्धार्थ कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। बारिश में भीगी प्रिया, कांपता हुआ जिस्म, डरी हुई आंखें और तेज धड़कता दिल। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। फिर धीमी आवाज में बोला, इधर देखो, अब भी डर लग रहा है। मेरे इतने करीब होकर भी डर लगता है। उसका हाथ उसकी कमर पर था। बारिश की बूंदें दोनों को भिगो रही थी और हवा में एक अजीब सा तनाव और एहसास फैल चुका था। प्रिया पूरी तरह उसकी तरफ खींचती चली गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सिद्धार्थ की ओर करीब ले जा रही हो। वही पल था जब दोनों के दिलों में दबे हुए जज्बात एक साथ उबल पड़े थे। बारिश की तेज आवाज, बादलों की गरज और चारों तरफ फैला सन्नाटा, सब कुछ जैसे थमसा गया हो। सिद्धार्थ ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उस एक पल में दोनों अपनी सारी तकलीफें, डर, शक और शिकायतें भूल चुके थे। वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे, जैसे दुनिया में उनके सिवा कुछ बचा ही ना हो। तभी दूर से आती किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज तेज बारिश को चीरती हुई उनके कानों तक पहुंची। वे दोनों एकदम हड़बड़ाकर अलग हो गए। शर्म और घबराहट से प्रिया का चेहरा लाल हो चुका था। वह बिना कुछ कहे जल्दी से वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई और सिद्धार्थ भी चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रास्ते भर सिद्धार्थ ने एक पल के लिए भी प्रिया का हाथ नहीं छोड़ा। फ्लैट में पहुंचते ही प्रिया तेज कदमों से अंदर गई और कपड़े निकालकर सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, किसकी इजाजत से कपड़े बदल रही हो? इधर आओ, मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज करवाऊंगा। ये सुनते ही प्रिया का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। वह झट से बोली, आप ये नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में कहा, मैं ऐसा ही करूंगा और बिल्कुल करूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर कमरे की लाइट बुझ गई। वह रात दोनों की जिंदगी की सबसे यादगार रात बन चुकी थी। एक ऐसी रात जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था। सिद्धार्थ ने पूरी शिद्दत, पूरी सच्चाई और पूरे जज्बात के साथ खुद को प्रिया के वजूद पर न्योछावर कर दिया था। जैसे उसने अपनी सारी तकलीफें, संघर्ष, अपमान और दर्द उसी एक रात में
उसके प्यार में बहा दिए हो। अगली सुबह जब प्रिया की आँख खुली तो कमरे का नजारा देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके भीगे हुए कपड़े फर्श पर एक कोने में पड़े थे और वह सिर्फ एक कंबल में लिपटी हुई सिद्धार्थ के सीने से लगी हुई थी। पल भर के लिए वो घबरा गई, फिर अचानक हड़बड़ाकर खुद को उससे अलग किया और बिना कुछ कहे भागती हुई वॉशरूम में चली गई। उस एक रात के बाद दोनों का रिश्ता पहले से कई ज्यादा मजबूत, गहरा और सच्चा हो चुका था। शक, गलतफहमियां और डर धीरे धीरे खत्म होने लगे थे और उनके दिलों के बीच भरोसे की एक नई दीवार खड़ी हो चुकी थी। सिर्फ उनका रिश्ता ही नहीं बदला था, बल्कि उनकी किस्मत भी करवट ले चुकी थी। एक तरफ सिद्धार्थ का बिजनेस तेजी से तरक्की की ऊंचाइयों को छूने लगा। उसकी कंपनी दोबारा मजबूती से खड़ी हो गई। शानदार घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस, सब कुछ फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया। वह दूसरी तरफ घनश्याम जी की कंपनी लगातार गिरावट की तरफ जाने लगी। जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने करोड़ों का निवेश किया था, वे बीच में ही रुक गए। क्लाइंट्स हाथ से निकल गए और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि मजबूरन घनश्याम जी को ये सच स्वीकार करना पड़ा कि वह सब कुछ अपने बेटे की काबिलियत और दिमाग के दम पर ही थे। उधर चंद्रकला जी लगातार बीमार रहने लगी। बेटे की याद, जुदाई और दर्द ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने घनश्याम जी से रोते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है। 6 महीने बीत चुके हैं, अब उनसे और बेटे के बिना नहीं रहा जाता। हर बाप को इतना पत्थर दिल होने की जरूरत नहीं होती। जाइए और मेरे बेटे को लेकर आइए, मेरी बहू को भी साथ लाइए। आखिरकार घनश्याम जी और चंद्रकला जी दोनों सिद्धार्थ के नए आलीशान घर के बाहर पहुंचे, मगर वहां भी उन्हें वॉचमैन ने रोक लिया और पहचान पूछी। जब सिद्धार्थ को पता चला कि उनके मम्मी पापा बाहर आए हैं, तो वो खुद दौड़कर बाहर आया और अपने पापा को देखते ही घनश्याम जी ने उसे सीने से लगा लिया। चंद्रकला जी रोने लगी और पछतावे से भरकर घनश्याम जी ने कहा कि उन्होंने उससे दूर होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अंदर आने के बाद कुछ ही देर में प्रिया कमरे से बाहर आई और चंद्रकला जी की नजर अपने आप उसके पेट पर चली गई। सब कुछ साफ था, प्रिया मां बनने वाली थी। ये जानकर उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। बहू के लिए उनका दिल पिघल गया। जब घनश्याम जी को भी वारिस आने की खबर मिली तो उनका रवैया भी पूरी तरह बदल गया। उसके बाद वे दोनों प्रिया और सिद्धार्थ को अपने साथ घर ले गए। सारी नाराजगियां खत्म हो गई। एक बार फिर परिवार एक साथ रहने लगा। इसी बीच उस रात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी थी, जब प्रिया और सिद्धार्थ लिफ्ट में बंद हो गए थे। फुटेज में साफ दिख रहा था कि सिद्धार्थ कैसे घबराकर प्रिया को सांस देने की कोशिश कर रहा था, उसे होश में लाने के लिए किस तरह जूझ रहा था और कैसे पूरे ईमानदारी से उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सच पूरी तरह सामने आ चुका था। जैसे ही ये फुटेज सिद्धार्थ के हाथ लगी, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। असलियत में रवि ही वो इंसान था जो खुद प्रिया से शादी नहीं करना चाहता था। वह एक मैकेनिक था और जानबूझकर उसने लिफ्ट बंद की थी ताकि प्रिया लिफ्ट में ही मर जाए और उसे उससे शादी ना करनी पड़े। मगर ना जाने कैसे लिफ्ट दोबारा चालू हो गई थी और अंदर प्रिया को बॉस के साथ देखकर उसे नया बहाना मिल चुका था। उसने प्रिया को बदनाम करने के लिए ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया था और उसी झूठे खेल से उसने उसकी पूरी जिंदगी तहस-नहस करने की कोशिश की थी। जब सिद्धार्थ ने सारी फुटेज फूलचंद जी को दिखाई तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दिल गहरे पछतावे से भर गया था। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए रवि को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने इतनी घटिया साजिश रची थी। एक मासूम लड़की की इज्जत को रौंदने की कोशिश की थी। फूलचंद जी अपनी ही बेटी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी और आंखों में सिर्फ पछतावा था। प्रिया ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें गले लगा लिया। उस एक पल में जैसे सालों का दर्द,
बोझ और टूटा हुआ रिश्ता सब कुछ पिघल कर बह गया। धीरे धीरे प्रिया के दिल का सारा बोझ उतर गया और उसकी जिंदगी में एक बार फिर खुशियां लौट आई। अब हर तरफ सुकून था, अपनापन था और रिश्तों में फिर से गर्माहट आ चुकी थी। सिद्धार्थ और प्रिया दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ शादी का नहीं बल्कि भरोसे, समझ और प्यार का बन चुका था। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक बेहद खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। उस नन्हे से बच्चे के आने के बाद तो खुशियां जैसे चारों तरफ फैल गई। घनश्याम जी की खुशी दुगनी हो गई। उन्होंने पूरे खानदान के लिए शानदार दावत रखी। रिश्तेदारों, अपनों और करीबियों के साथ खुशियां मनाई गई। पूरा घर रोशनी, रौनक और मुस्कुराहटों से भर गया था। इस पूरे फंक्शन की थकान के बाद रात को प्रिया अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से बहला रही थी। उसे सीने से लगाए बैठी थी। उसकी मासूम हरकतों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी और बच्चे को भरपूर नजरों से देखा, जैसे उन दोनों में ही उसकी पूरी दुनिया बसती हो। धीरे से पास आकर उसने बेटे को प्रिया के गोद से उठाया, उसे सीने से लगाया और फिर प्रिया के गाल पर प्यार से एक किस कर दिया। मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मेरी जान, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। प्रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी आंखों में खुशी और प्यार दोनों झलक रहे थे। वो आज भी वैसी ही थी। जब भी सिद्धार्थ का स्पर्श महसूस करती तो यूं ही शर्मा कर मुस्कुरा देती, जैसे उसे पहली बार छुआ जा रहा हो। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। सादगी, अपनापन, प्यार और वो एहसास जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।